नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2019 की एक बहुत ही चर्चित फिल्म की, जिसने दुनिया भर में हंगामा मचा दिया था। जी हां, बॉन्ग जून हो की दक्षिण कोरियाई डार्क कॉमेडी थ्रिलर पैरासाइट। हाँ, एक ऐसी फिल्म जिसने ऑस्कर तक में इतिहास रचा। बिल्कुल। हमारे पास इसका एक काफी विस्तृत हिंदी विश्लेषण है और आज हम कोशिश करेंगे कि इसकी कहानी, इसके किरदारों को समझें और वो जो वर्ग संघर्ष, अमीरी गरीबी का टकराव है, और सबसे जरूरी ये जो टाइटल है पैरासाइट, इसके मतलब को थोड़ा खंगालें। सही कहा, क्योंकि ये सिर्फ एक एंटरटेनिंग थ्रिलर नहीं है। ये समाज पर, हमारी व्यवस्था पर एक बहुत तीखा कटाक्ष भी है, जो सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, मतलब हंसाएगी भी, डराएगी भी और शायद थोड़ा असहज भी कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे खोलना। तो कहानी हमें सबसे पहले मिलवाती है किम परिवार से। हम्म। पिता हैं की टेक, माँ चुंगसुक, बेटा कीवू और बेटी की जंग। हम्म। और ये लोग रहते कहाँ हैं? एक सेमी बेसमेंट अपार्टमेंट में। हाँ, बिल्कुल तंग सी जगह, सीलन भरी हुई, जहां से सड़क भी बस थोड़ी सी दिखती है। सब बेरोजगार हैं। वाईफाई भी पड़ोसियों का इस्तेमाल करते हैं, है ना? हाँ, और वो पिज्जा बॉक्स मोड़ने जैसा छोटा मोटा काम करके जैसे तैसे गुजारा चल रहा है। गरीबी साफ दिखती है उनके रहन सहन में। और वो सेमी बेसमेंट घर, वो सिर्फ एक लोकेशन नहीं है। निर्देशक ने उसे बहुत सोच समझ कर चुना है। वो उनकी सामाजिक स्थिति दिखाता है। मतलब जमीन के नीचे तो हैं, पर पूरे भी नहीं, हाशिए पर हैं। सही, वो खिड़की भी सड़क के लेवल पे है जहां से कभी कभी लोग, खैर। हाँ, वो दिखाता है कि उनकी इज्जत पर भी कैसे चोट पहुंचती रहती है। एक निराशा है, मौके नहीं है, साफ झलकता है। बिल्कुल। और इसी निराशा के बीच में एक उम्मीद की किरण आती है, या कहें कि एक मौका। कीवू का एक दोस्त है जो अमीर पाक परिवार की बेटी को इंग्लिश पढ़ाता था। वो विदेश जा रहा है। और वो कीवू को अपनी जगह ये नौकरी करने को कहता है। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। कीवू के पास कॉलेज की डिग्री नहीं है। और यहीं से किम परिवार का वो क्या कहते हैं ऑपरेशन शुरू होता है। की जैंग, जो ग्राफिक डिजाइन में काफी तेज है, वो अपने भाई के लिए एक बढ़िया सी नकली डिग्री बना देती हैं। पहला कदम। जहां मजबूरी उन्हें धोखाधड़ी की तरफ ले जा रही है, पर उनमें एक तरह की तलाकी भी है। बिल्कुल स्ट्रीट स्मार्टनेस जिसे कहते हैं। तो कीवू बन जाता है पाक परिवार की बेटी दाहे का ट्यूटर, और बड़ी जल्दी वो परिवार का भरोसा जीत लेता है, खासकर मिसेस पाक का, जो काफी सीधी हैं, हाँ, बोली सी हैं। और यहीं से कीवू आगे की बिसात बिछाता है। वो देखता है कि छोटा बेटा दासोंग ड्राइंग करता है, थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल भी है, तो वो एक कहानी बनाता है। कि वो जेसिका नाम की एक आर्ट थेरेपिस्ट को जानता है, अमेरिका से पढ़ी हुई, जो दासोंग की मदद कर सकती है। और ये जेसिका कौन है? उसकी अपनी बहन की जैंग। हाँ। और ये प्लान बहुत चालाकी से बनाया गया है। वो सिर्फ झूठ नहीं बोल रहे, वो पाक परिवार की जरूरतों का फायदा उठा रहे हैं। मिसेस पाक बच्चों को लेकर परेशान है, तो वो आसानी से मान जाती है। और की जंग भी क्या कॉन्फिडेंस से अपनी भूमिका निभाती है। बिल्कुल, एकदम एक्सपर्ट लगती है। और ये यही नहीं रुकता। जेसिका मतलब की जंग अब मिस्टर पाक के ड्राइवर की गाड़ी में जानबूझकर अपना अंडरवेयर छोड़ देती है, अच्छा। ताकि मिसेस पाक को शौक हो। हाँ, और उन्हें लगता है ड्राइवर का चक्कर चल रहा है, वो उसे निकाल देती हैं। ओह। फिर कीवू बड़ी सफाई से अपने पिता कीटेक को एक अनुभवी भरोसेमंद ड्राइवर के तौर पर पेश करता है, और उन्हें नौकरी मिल जाती है। बाप रे, मतलब हर कदम पर उनकी योजना और गहरी होती जा रही है, नैतिक रूप से और ज्यादा संदिग्ध। वो सिर्फ नौकरी नहीं पा रहे, वो दूसरों को हटा रहे हैं, उनकी जिंदगी पर असर डाल रहे हैं। हाँ, ये दिखाता है कि सर्वाइवल की लड़ाई कितनी मुश्किल हो सकती है जब सिस्टम आपको मौका ना दे। सही कहा। आखिर में बचती है घर की पुरानी हाउसकीपर गुक मूनग्वांग। किम परिवार को पता चलता है कि उसे आड़ू मतलब पीच से एलर्जी है, गंभीर वाली। ओहो। और वो इसका फायदा उठाते हैं। हाँ। एक पूरी स्कीम बनाते हैं जिससे लगे कि मूनग्वांग को टीबी जैसी कोई बीमारी है। और मिसेस पाक घबरा जाती हैं। बिल्कुल, उसे फौरन निकाल देती हैं। और फिर किम परिवार की मां चुंगसूक को एक एजेंसी के जरिए एक अनुभवी हाउसकीपर के तौर पर पेश किया जाता है। और उन्हें भी नौकरी मिल जाती है। तो अब सोचिए, पूरा किम परिवार अपनी असली पहचान, अपने रिश्ते छुपाकर उस शानदार मॉडर्न घर में काम कर रहा है। एक दूसरे को जानते तक नहीं, ऐसा नाटक करते हैं। और वो पाक परिवार के संसाधनों पर जी रहे हैं, उनकी कह लीजिए लापरवाही का फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पैरासाइट टाइटल का एक मतलब तो साफ दिखता है। वो होस्ट यानी पाक परिवार पर निर्भर है, उनसे पोषण ले रहे हैं बिना होस्ट को पता चले। हाँ। लेकिन क्या कहानी इतनी सीधी है?
क्या सिर्फ किम परिवार ही परजीवी है? ये सवाल आगे और पेचीदा होगा। हाँ, क्योंकि कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक वीकेंड पर पार्क परिवार कैंपिंग पर जाता है बेटे के जन्मदिन के लिए। किम परिवार घर पर कब्जा कर लेता है, लिविंग रूम में शराब पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जैसे वो घर उनका हो। अब उस अमीरी को महसूस कर रहे हैं जो उनकी पहुंच से बहुत दूर है। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजती है। उफ, यहीं उनका वो सपनों का बुलबुला फूटता है। दरवाजे पर कौन है? पुरानी हाउसकीपर गुक मून गुआंग, बारिश में भीगी हुई। और वो कहती है कि बेसमेंट में कुछ भूल आई है। हाँ, चुंगसुंग ना चाहते हुए भी उसे अंदर आने देती है। और फिर मून गुआंग उस घर का एक ऐसा राज खोलती है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। क्या राज? वो बताती है कि घर के नीचे एक सीक्रेट बंकर है जिसे घर के पुराने मालिक ने बनवाया था, और उस बंकर में वो सालों से अपने पति ग्युनसे को छुपाए में है। क्या? अपने पति को? क्यों? वो कर्जदारों से भाग रहा है और मून गुआंग रोज चुपके से उसे खाना पहुंचाती थी। हे भगवान, मतलब अब उस घर में एक नहीं दो गुप्त परिवार रह रहे हैं। हाँ, किम परिवार ऊपर और मून गुआंग का पति नीचे बंकर में। दोनों ही समाज के हाशिए पर हैं, दोनों ही पाक परिवार पर निर्भर हैं किसी न किसी तरह। लेकिन जैसे ये राज खुलता है, हमदर्दी की जगह उनके बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है, वर्चस्व की, जिंदा रहने की। बिल्कुल, मून गुआंग को किम परिवार की असलियत पता चल जाती है। वो उनका वीडियो बना लेती है, ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। तो अब किम परिवार फंस गया। हाँ, वो उसे और उसके पति को काबू में करने की कोशिश करते हैं। हाथापाई होती है और इसी गहमा गहमी के बीच पार्क परिवार का फोन आता है। भारी बारिश की वजह से कैंपिंग कैंसल, वो बस कुछ मिनट में घर पहुंच रहे हैं। ओह नो, अब क्या होगा? उन्हें मून गुआंग और उसके पति को भी संभालना है और घर को भी ठीक करना है। एकदम, हालात भी काबू हो जाते हैं। और ये स्थिति फिर से वही सवाल खड़ा करती है, परजीवी कौन है? क्या मून गुआंग और उसका पति परजीवी नहीं जो सालों से छिपकर रह रहे थे? और अब ये दोनों परजीवी ग्रुप एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। ये दिखाता है कि कैसे सताए हुए लोग अक्सर आपस में ही लड़ने लगते हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि संसाधन इतने कम हैं कि दूसरे का नुकसान ही उनका फायदा है। बहुत दुखद है ये। बिल्कुल। और ये जो तनाव है, ये छिपा हुआ संघर्ष, ये फिल्म के क्लाइमैक्स में एक भयानक विस्फोट के रूप में सामने आता है। अगले दिन पाक परिवार बेटे दासोंग के जन्मदिन की गार्डन पार्टी रखता है। शानदार पार्टी। और विडंबना देखिए, पिछली रात की बारिश ने किम परिवार का सेमी बेसमेंट घर पूरा डुबो दिया है। हाँ, उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। उन्हें रिलीफ कैंप में रात गुजारनी पड़ी, लेकिन अगले दिन उन्हें मुस्कुराते हुए साफ कपड़े पहनकर पार्टी में मेहमानों की सेवा करनी है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत पावरफुल है। एक तरफ वो धूप वाली पार्टी, दूसरी तरफ किम परिवार का अंदरूनी तूफान। उनका घर तबाह है और नीचे बंकर में मून गुआंग और उसका पति बंधक है। हाँ, पिछली रात की हाथापाई में मून गुआंग को चोट लगी थी, वो बेहोश थी, उसके पति को बांध दिया था। दो दुनियाओं का टकराव चरम पर है। पार्टी चल रही है, मेहमान हैं, बच्चे खेल रहे हैं कि वो पत्थर लेकर घूम रहा है जो दोस्त ने दिया था, लक लाने वाला पत्थर। शायद वो बंकर में जाकर ग्युनसे को खत्म करने की सोच रहा है। लेकिन तभी ग्युनसे, जो किसी तरह खुल जाता है, बंकर से बाहर निकलता है, गुस्से और हताशा में पागल, आंखों में खून, वो सीधे पार्टी में घुसता है और चाकू से हमला कर देता है। हाहाकार मच जाता है। उसका पहला निशाना बनती है की जांग, जेसिका, जो केक लेकर आ रही थी। ओह नहीं। उसे सीने में गहरा घाव लगता है। मेहमान चीखते हुए भागते हैं, दासोंग बेहोश हो जाता है। इसी अफरा तफरी में छंगसूक यानी किम्मा किसी तरह ग्युनसे को बारबेक्यू की सीख से मार देती है। लेकिन इस बीच घायल मून गुआंग भी किम पिता के हाथों मारी जाती है जब वो उसे चुप कराने की कोशिश करता है। सब कुछ बस सेकंडों में हो जाता है। भयानक हिंसा, खून खराबा। मिस्टर पार्क चिल्लाते हैं बेटी दाहे को अस्पताल ले जाने के लिए। वो कीटेक को कार की चाबियां फेंकने को कहते हैं। चाबियां गिरती हैं ग्युनसे के शव के पास। और जब मिस्टर पार्क चाबियां उठाने झुकते हैं, हाँ, तो वो ग्युनसे के शरीर से आने वाली गंध पर नाक से कोड़ते हैं, वही बेसमेंट वाली गंध जिसका जिक्र वो पहले भी कर चुके हैं, कीटेक के बारे में। और वो नाक से कोड़ना कीटेक के लिए आखिरी तिनका साबित होता है। सालों का दबा गुस्सा, अपमान, बेटी को मरते देखने का सदमा। हाँ, और ये आखिरी बेइज्जती। उसके अंदर कुछ टूट जाता है। वो चाकू उठाता है और मिस्टर पार्क के सीने में घोंप देता है। हे भगवान। मिस्टर पार्क वहीं ढेर और कीटेक भीड़ का फायदा उठाकर भाग जाता है। और कहाँ छिपता है? उसी सीक्रेट बंकर में, दुनिया की नजरों से दूर। ये क्लाइमैक्स सिर्फ हिंसा नहीं है, ये सालों से जो वर्ग तनाव पनप रहा था उसका विस्फोट है।
मिस्टर पार्क की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं, वो उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ कीटेक के गुस्से का प्रतीक है, जिसने उसे लगातार छोटा, अदृश्य, बदबूदार महसूस कराया। वो गंध जो पूरी फिल्म में एक मोटीफ की तरह है। हाँ, वो अंत में हत्या का कारण बन जाती है, दिखाता है कि कैसे रोज के छोटे छोटे अपमान भी एक दिन फट सकते हैं। बिल्कुल। और इस त्रासदी में कोई नहीं जीतता। कीजंग मर जाती है, मून ग्वांग और उसका पति मारे जाते हैं, मिस्टर पार्क की हत्या हो जाती है, किम परिवार बिखर जाता है, पार्क परिवार तबाह हो जाता है। हर कोई हारता है। बिल्कुल। फिल्म का अंत भी उतना ही मार्मिक है और यथार्थवादी। कीवू बच जाता है, सिर पर चोट लगती है। उसे और उसकी मां को धोखाधड़ी के लिए प्रोबेशन मिलता है। और कीटेक फरार, हत्यारा, माना जाता है मर गया, लेकिन वो उसी बंकर में है। महीनों बाद कीवू दूरबीन से उसी घर को देखता है जिसमें अब एक नया जर्मन परिवार रहता है, जिन्हें बंकर का कुछ नहीं पता। और फिर कि वो एक सपना देखता है। हाँ, एक कल्पना कि वो बहुत पढ़ेगा, मेहनत करेगा, अमीर बनेगा और एक दिन वो घर खरीद लेगा। और फिर वो गार्डन में खड़ा होगा, बंकर की लाइट जलाएगा और उसके पिता सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आएंगे। वो कहेगा, पिताजी अब बस ऊपर आ जाइए। बहुत इमोशनल है वो सीन। लेकिन निर्देशक हमें उस सपने में खोने नहीं देते। कैमरा वापस कीवू पर आता है। वो अभी भी उसी सेमी बेसमेंट में है, खिड़की से बाहर देख रहा है। हाँ, ये साफ हो जाता है कि वो घर खरीदना, पिता को आजाद कराना, ये सब एक असंभव सपना है। व्यवस्था इतनी मजबूत है, वर्ग की खाई इतनी गहरी है कि उसे पार करना नामुमकिन सा है। गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं, एक जाल है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो अंत में क्या संदेश है इस फिल्म का? क्या ये सिर्फ एक निराशावादी कहानी है? निराशावादी लगती जरूर है, पर ये यथार्थवादी ज्यादा है। ये दिखाती है कि सामाजिक आर्थिक हालात कैसे लोगों की जिंदगी तय करते हैं, उनके मौके छीनते हैं और उन्हें हताशा में कैसे कदम उठाने पर मजबूर कर सकते हैं। ये अमीर गरीब के बीच की अदृश्य दीवारों को दिखाती है, सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि समझ, हमदर्दी की दीवारें भी। और वो टाइटल पैरासाइट, वो अंत तक दिमाग में घूमता रहता है। हाँ, कि असली परजीवी कौन है? क्या सिर्फ किम परिवार या मून ग्वांग, या फिर अमीर वर्ग भी जो अपनी शानदार जिंदगी के लिए सस्ते लेबर पर निर्भर है, वो भी एक तरह से परजीवी नहीं? निर्देशक कोई आसान जवाब नहीं देते, सवाल हम पर छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो पैरासाइट वर्ग असमानता, सामाजिक गतिशीलता की कमी और हताशा में इंसान कहाँ तक गिर सकता है, इसकी एक बहुत ही पावरफुल और परेशान करने वाली कहानी है। ये सिर्फ दक्षिण कोरिया की कहानी नहीं लगती, ये दुनिया भर में जो गहरी खाइयां हैं उनका एक आईना है। पड़ जाती हैं। क्या परजीवी होना सिर्फ आर्थिक स्थिति से तय होता है, या ये एक ज्यादा उलझी हुई आपसी निर्भरता है जहां हर कोई किसी न किसी तरह दूसरे पर टिका है और अक्सर अनजाने में ही सही दूसरे का शोषण भी कर रहा है? हाँ। फिल्म हमें इसी असहज करने वाले ख्याल के साथ छोड़ देती है कि शायद हम सब किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर पैरासाइट हैं।